हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस लेटेस्ट क्लास में। आज हम डी ब्रोगली की तरंग समीकरण के बारे में बात करेंगे कि जिस प्रकार प्रकाश की दो प्रकृतियां होती हैं, जैसे तरंग व कण, उसी ही प्रकार पदार्थ या द्रव्य की भी दो प्रकृतियां होती हैं। वो भी एक ही समय में प्रकाश के समान ही तरंग व कण की तरह गतिमान होता है। ठीक है, तो यही इस सिद्धांत में बताया गया है। तो चलिए इस सिद्धांत को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार तो यह है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन फिर तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार है जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग जैसी होती है। मतलब इसमें तरंगीय गुण भी पाए जाते हैं, तरंगों के समान भी वह गति करता है। तो अब देखिए, इन सिद्धांत के बाद एक वैज्ञानिक आए 1905 में, आइंस्टीन। इन्होंने सुझाव दिया कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मतलब इन दोनों ने तो अलग अलग व्याख्या की, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रकाश है उसमें तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। और प्रकाश की इसी प्रकृति को है जो आइंस्टीन ने द्वैती प्रकृति या ड्यूअल नेचर कहा। और इस आधार पर लुइस डी ब्रोगली ने प्रकाश की इस द्वैती प्रकृति का और अधिक विस्तृत अध्ययन किया। मतलब ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत पे डी ब्रोगली ने और अध्ययन किया और 1924 में प्रतिपादित किया कि यह द्वैती प्रकृति है वो पदार्थों में भी पाई जाती है। इन्होंने कहा कि ये लाइट में पाई जाती है, लेकिन डी ब्रोगली थे, इन्होंने कहा कि यह प्रकृति है वो द्वैती प्रकृति जो कि पदार्थों में भी पाई जाती है, द्रव्य में भी पाई जाती है, और इसे ही डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। आगे देखिए कि इस परिकल्पना में लुइस ने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश एक ही समय में कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसी प्रकार द्रव्य कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु इत्यादि की भी द्वैती प्रकृति होती हैं। मतलब प्रकाश है वो एक समय में कण व तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये जो कण है, द्रव्य कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वे भी एक ही समय में कण व तरंग के समान व्यवहार करते हैं, ऐसा डी ब्रोगली ने कहा। और इलेक्ट्रॉनों की इस तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद है कि और यही सिद्धांत, मतलब जो ये बात थी, इसी को ही द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, तरंग कण द्वित्व सिद्धांत या डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि इस प्रकार सभी कण, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई भी पदार्थ है, वो कण एवं तरंग दोनों प्रकार का आचरण करते हैं। अर्थात इनकी जो गति है वो इनकी गति के साथ उनके संवेग में तरंग दैर्ध्य भी संलग्न होती है। ठीक है, मतलब इनकी जो गति होती है उसमें तरंग दैर्ध्य लैम्डा भी संलग्न होता है। इस प्रकार की नई क्वांटम यांत्रिकी आई जो कि द्रव्य में कण व तरंग प्रकृति को मानकर अध्ययन करती है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार की जो प्रकृतियां हैं वो कौन सी होती हैं कि एक ही समय में ये कण और तरंग के समान व्यवहार करते हैं। तो देखिए ये होती है कणीय प्रकृति, मतलब कण कण के समान गति करती है। ये कण है जो इस प्रकार गति करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और जो तरंग है वो इस प्रकार की गति है वो दर्शाती है। ठीक है, ये होगी तरंग प्रकृति। इसके बाद देखिए कि इस धारणा के अनुसार जब इन कणों को तरंग जैसा माना जाएगा तो इनमें वे सभी गुण होंगे जो तरंगों में पाए जाते हैं। इसके बाद कि अगर इस सिद्धांत को हम माने कि ये तरंगीय गुण पाए जाते हैं तो इनमें वे गुण भी पाए जाएंगे जो तरंगों में पाए जाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है, या तरंग आयाम मतलब वेव एम्पलीट्यूड है, ये भी इनमें पाए जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ये भी चीज़ें हैं वो प्रकाश और पदार्थ में भी पाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद डी ब्रोगली के ऐसे कणों की तरंग दैर्ध्य या लैम्डा के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा और
आइंस्टीन के अपेक्षिता सिद्धांत की सहायता से एक गतिशील कण के लिए कण व तरंग प्रकृति की समीकरण है वो डी ब्रोगली ने निकाली। कि जो एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का जो क्वांटम सिद्धांत है की समीकरण है वो ली, और एक आइंस्टीन की समीकरण है। इन दोनों से इन्होंने एक समीकरण पदार्थों के लिए निकाली। तो देखिए जो मैक्स प्लांक की समीकरण है वो है E इक्वल एच न्यू। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि E है वो है कण से संलग्न ऊर्जा, मतलब कण में जितनी ऊर्जा है वो, और जो यहाँ H है वो है प्लांक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट, और न्यू है वो है प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए जो दूसरी समीकरण थी आइंस्टीन की वो थी ई इक्वल एम सी स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण संख्या 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए m है वो है द्रव्यमान मास है, और c है वो है प्रकाश की चाल या वेग स्पीड ऑफ लाइट। तो एक बात याद रखिए कि प्रकाश की हम गति है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। तो अब देखिए अब इन्होंने क्या किया डी ब्रोगली ने कि समीकरण 1 व 2 से इनसे आगे समीकरण निकाली। वो कैसे कि एक समीकरण है एच न्यू और एक है एम सी स्क्वायर, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये सेम ही चीज़ें बताती है। तो इसलिए इन्होंने रखा कि एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू, इन दोनों को बराबर में रखा। इसके बाद देखिए कि m इक्वल एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, जो सी स्क्वायर यहाँ था इसको क्या है इन्होंने इधर भेज दिया, तो ये बटे में आ गया, और इस समीकरण को संख्या दे दी 3। ये होगी समीकरण संख्या 3, ठीक है। तो हमें पता है कि c इक्वल न्यू लैम्डा होता है, c के समान होता है न्यू लैम्डा का मान। तो यहाँ c के जगह हम न्यू लैम्डा रख लेंगे। तो m इक्वल एच न्यू अपॉन सी की जगह आ गया लैम्डा स्क्वायर न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये सी स्क्वायर था तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर और न्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आगे देखिए कि m है m इक्वल एच अपॉन न्यू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यू से ये न्यू कट गया, पीछे रह गया न्यू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और इस समीकरण को संख्या दे दी 4th। तो आगे देखिए समीकरण संख्या 3 से, तो 3 समीकरण है ये, यहाँ देख रहे हैं आप m इक्वल एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये है समीकरण संख्या 3। इससे आगे क्या किया, ज्ञात किया कि m इक्वल एच, अब देखिए यहाँ न्यू था तो न्यू का मान हम रख सकते हैं c अपॉन लेमडा, ठीक है। तो न्यू इक्वल c अपॉन लेमडा, ये मान रख लिया यहाँ न्यू की जगह। तो h c अपॉन लेमडा अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इससे ये c कट गया, तो आगे आ गया m इक्वल एच अपॉन लेमडा c, और इसको दे दिया समीकरण 5, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो फोटोन का संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो होता है एम सी के बराबर, मतलब द्रव्यमान गुणा स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है मोमेंटम, फोटोन का संवेग होता है, ठीक है। तो अब हमें संवेग निकालना है फोटोन का, तो P इक्वल एम सी होता है, P इक्वल एम सी। तो m का मान यहाँ हमें प्राप्त हुआ है h अपॉन लेमडा सी, तो हम m की जगह रखेंगे h अपॉन लेमडा सी और गुणा में रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट c, ये आ गया c, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि p इक्वल एच लेमडा कैसे आया, इस c से ये c कट गया तो आ गया p इक्वल एच अपॉन लेमडा, ठीक है। और हम लेमडा को इधर लाएं तो हो जाता है h अपॉन पी, लेमडा इक्वल एच अपॉन पी, और इसको हमने समीकरण संख्या 6 दे दी। और यही समीकरण है वो है तरंग समीकरण, डी ब्रोगली की तरंग समीकरण है, लेमडा इक्वल एच अपॉन पी, यही समीकरण हमारी डी ब्रोगली की तरंग समीकरण कहलाती है, ठीक है। आगे एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि आपसे कोई पूछे कि यदि m द्रव्यमान का कण है वो v वेग से गतिशील है तो कण का संवेग क्या होगा, p या मोमेंटम क्या होगा, तो हमें पता है कि जो प्रकाश है,
ठीक है, प्रकाश के लिए होता है P इक्वल एम सी, लेकिन हमें यहाँ जो है कण दिया गया है या इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें V यहाँ यूज लेना है, P इक्वल एम वी। ठीक है, तो अब हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारी 6 समीकरण थी, समीकरण 6 थी हमारी, क्या थी, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, तो हमें पी की जगह लेना है एम वी। वहाँ मतलब p बराबर एम सी होता है, लेकिन वो c है वो प्रकाश के वेग के लिए होता है, और हमें इलेक्ट्रॉन के लिए c के स्थान पर v लेना है। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी या एम वी। ठीक है, और इसको हमने समीकरण संख्या दे दी 7। तो देखिए आगे है कि समीकरण 7 से स्पष्ट है कि कण का द्रव्यमान और वेग जितना अधिक होगा उससे संबंध विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो उतना ही कम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये द्रव्यमान और वेग है वो इसके समानुपाती होगा। ये तो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसे नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एम वी इक्वल एच अपॉन लेमडा। ठीक है, एम वी इक्वल एच अपॉन लेमडा, अर्थात क्या है कि जो द्रव्यमान इंटू वेग है, मास इंटू वेलोसिटी है, वो तरंग दैर्ध्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो h अपॉन लेमडा या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो यहाँ देखिए संवेग होता है एम वी इक्वल संवेग और अपॉन इक्वल h अपॉन लेमडा, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो तरंग दैर्ध्य होता है। h को हम यहाँ 1 मान सकते हैं, जो संवेग है उसके तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर संवेग अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा, और अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो संवेग उतना ही कम होगा। ठीक है, अतः डी ब्रोगली सिद्धांत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इस ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। ठीक है, मतलब या ऐसे भी लैम्डा को इधर लाएं तो ये पी इधर आ जाएगा, ये यहाँ देख सकते हैं ये एम वी हमारा बराबर पी होता है। तो यहाँ देखिए पी इक्वल एच अपॉन लैम्डा, मतलब जो संवेग है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं कि गतिशील कण का संवेग उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ प्लांक स्थिरांक h उसकी आनुपातिकता का स्थिरांक है। समझे आप, मतलब यहाँ जो संवेग है वो जो तरंग दैर्ध्य है उसके एकदम व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो ये h होता है, ठीक है, ये होता है प्लांक स्थिरांक या उसकी आनुपातिकता का स्थिरांक है। और इस पूरी समीकरण को आप छोटे से ट्रिक में भी मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले लिए थे 2 समीकरण एच न्यू और एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि जो न्यू है वो सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है, लेमडा जो कि तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो न्यू इक्वल सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ देख सकते हैं एच न्यू है तो हम यहाँ ले सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा ले लिया और इक्वल में एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस सी से ये सी कट जाएगा तो हमें पीछे प्राप्त हो जाएगा एच अपॉन लेमडा इक्वल एम सी। और आपको पता है एम सी इक्वल होता है संवेग, मतलब संवेग है वो द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, या इसे मान सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है संवेग। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन लेमडा इक्वल पी, एम सी की जगह पी लिख सकते हैं। और लेमडा को अगर इधर लाएं तो ये हो जाता है लेमडा इक्वल एच अपॉन पी, और यही है जो डी ब्रोगली की समीकरण है। ठीक है, आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अब हम इस सिद्धांत की एक कमी के बारे में बात कर लेते हैं कि यह सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि पर ही लागू होता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य का मान
बहुत बड़ा होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य का मान बहुत अधिक होता है और बड़े कणों का मान बहुत ही कम होने के कारण यह नियम लागू नहीं होता है। जो डी ब्रोगली का तरंग समीकरण का ये जो नियम है, ये मतलब सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है, ठीक है। और जो बड़े कण हैं उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि बड़े कणों का मान है वो बहुत ही कम आएगा और जो सूक्ष्म है उनका मान अधिक आएगा, जो कि हम दर्शा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।